हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? हमारा दूसरा चैप्टर है, उसके अंदर वो टॉपिक है एम्ब्रियो, जिसके अंदर आएगा एम्ब्रियो क्या होता है। फिर हम फ्रूट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो निषेचन होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर हम इतनी सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? जब नर व मादा मिलते हैं, यानी जो पुष्प होता है उसके अंदर नर कौन होता है? परागकोश, और वर्तिका कौन होती है? मादा होती है। जब उनका मिलन होता है तब एक क्या निर्माण डेवलपमेंट जो होता है वो कभी डेवलपमेंट किसका करती है? एम्ब्रियो का करती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो वो हो गया। उसके बाद हम एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, डक्ट एम्ब्रियो एंड मोनोडक्ट एम्ब्रियो। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो एंड डक्ट मतलब एम्ब्रियो। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ेंगे। यानी डक्ट एम्ब्रियो यानी क्या होता है? द्विबीजाणु, द्विबीजपत्री जो होता है। द्विबीजपत्री होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है वो क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं, है ना, कि जो अपन ने क्या बनाया था। सबसे पहले हमने बनाया था भ्रूण कोश। ठीक है, ये क्या है? भ्रूण कोश, जिसके अंदर क्या थी? 2n यानी द्विबीजाणु, वो द्विनिषेचन, और तीसरा है ये वाला और ये वाला। इसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंयोजन, और इसे हम क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। ठीक है, तो द्विनिषेचन, त्रिनिषेचन और द्विनिषेचन। ठीक है, त्रिसंलयन वाला यही तो था, तीन वाला, और द्विनिषेचन और द्विसंलयन इसे हम कहेंगे। तो द्विसंलयन आज हम पढ़ेंगे। द्विनिषेचन के अंदर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, है ना। द्विनिषेचन जो होता है उसके बाद किसका डेवलपमेंट होता है? एम्ब्रियो का। और उसके अंदर ये जो तीन संलयन थी, यानी त्रिसंलयन था, उसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने पहले स्टडी कर लिया था, उसका अध्ययन पहले कर लिया था। तो हमारा जो टॉपिक है वो है द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन से ये क्या है? 2n बनती है, तो 2n को क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसके बाद की प्रोसेस हम देखते हैं। ये एम्ब्रियो यानी ये इसे कहेंगे भ्रूणीय कोशिका, इसे कहेंगे भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका कहेंगे। अब ये भ्रूणीय कोशिका क्या करेगी? जैसे ही ये बनाई मैंने, ये क्या है? भ्रूण कहने का मतलब ये तो है बाहर का जो है, और इसे अंदर क्या है? ये जैसे ये है भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश है। अब ये भ्रूण कोश विभाजन करेगा, विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाएगा। ठीक है, दो कोशिकाएं बनाएगा। जो ऊपर की है, यानी ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं थी, यानी जो ऊपर क्या बना हुआ था? निभाग, और नीचे क्या बना था? बीजांड द्वार। पुष्प जो था उसके ऊपरी भाग को क्या कहें? निभाग, और जो निचला भाग है उसे हम कहेंगे बीजांड द्वार। तो हमारा जो ऊपर का भाग है निभाग, निभाग की तरफ जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? दो कोशिकाएं। यानी ये विभाजन करती है, विभाजन करने के बाद ये जो भ्रूणीय कोशिका है विभाजन करती है, विभाजन करने के बाद दो कोशिकाएं बनाती है। एक तो है अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त कोशिका, और दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ बनाती है, उस कोशिका को हम कहते हैं आधारी कोशिका। ठीक है, आधारी कोशिका बनाती है। आधारी कोशिका बनाने के बाद ये वापस क्या करती है? ये कौन सा विभाजन करती है? ये विभाजन करती है अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन करती है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन करती है। अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद ये क्या करती है? अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, ये अग्रस्त कोशिका और ये आधारी कोशिका, ये निभाग की तरफ है और ये बीजांड द्वार की तरफ है, आधारी कोशिका, है ना। अब ये आधारी कोशिका जो है, आधारी कोशिका वापस विभाजन करेगी। ठीक है, आधारी कोशिका वापस विभाजन करती है। अब हम देखते हैं ये कौन सी है? दो कोशिकाएं बनाते हैं। पहले क्या है? ये कौन सी है? अग्रस्त कोशिका, और ये कौन सी है? है ना, ये क्या है? आधारी, ये तो है आधारी कोशिका और ये है अग्रस्त कोशिका। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? ये अग्रस्त और ये आधारी कोशिका। ठीक है, तो ये आधारी कोशिका वापस विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद क्या बनाती है? 8 कोशिकाएं बनाती है। कौन सा विभाजन करती है? अनुप्रस्थ विभाजन करती है, जिससे 8 कोशिकाएं बनाती है। 3, 4 और 5, 6, 7 और ये 8 कोशिकाएं बनाती है। और ये जो लास्ट वाली कोशिका, इसे हम क्या नाम देते हैं? चूषण कोशिका। चूषण नाम देते हैं, चूषण कोशिका।
ठीक है, चोषण कोशिका देते हैं। और ये जो क्या है, आधारिक कोशिका, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये कौन सी कोशिका है, ये भ्रूणीय कोशिका, ये भ्रूणीय कोशिका है, ये और आधारिक कोशिका, ठीक है। ये आधारिक कोशिका क्या करती है, 8 कोशिकाएं बनाती है, 8 कोशिका बनाती है अनुप्रस्थ विभाजन करके। तो इन 8 कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं हम, इनको अनुलंबन नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, निलंबन, ठीक है, निलंबन नाम देते हैं। इन कोशिकाओं को हम निलंबन कहते हैं, ठीक है, निलंबन कहते हैं। अब ये जो आधारिक कोशिका और चोषण कोशिका क्या करती है, ये इसके बाद ये 8 कोशिकाएं बनाती है। अब ये चोषण कोशिका लास्ट वाली जो कोशिका है और इसके पास वाली जो कोशिका, ये दूसरी कोशिका है ना, इस कोशिका को क्या कहेंगे, आद्य स्फीतिका। इस कोशिका को, ये क्या है, ये आधारिक कोशिका। ये आधारिक कोशिका के बाद ये क्या है, इसका दूसरी वाली जो कोशिका है जो इसे पोषण देती है, इस कोशिका को कहेंगे हम आद्य स्फीतिका, आद्य स्फीतिका कहेंगे, ठीक है, आद्य स्फीतिका कोशिका कहेंगे, जो क्या करती है, इसे पोषण देने का काम करती है, जो पोषण देने का काम करती है। अब हम देखते हैं ये जो कोशिका कौन सी, ये निलंबन वाली कोशिका और ये आधारिक कोशिका, ये और इसके लास्ट वाली जो कोशिका, इसे चोषण कोशिका कहते हैं, जो इसे पोषण देगी। पोषण देने के बाद ये जो पोषण है यहाँ तक पहुंचेगा, फिर इसको वापस पोषण देने का ये काम करेगी। जो मेन काम है इसका, आद्य स्फीतिका पोषण देने का काम करेगी। अब ये चोषण कोशिका क्या करती है, जैसे ही ये क्या है, भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश ये वाला भ्रूणकोश, ठीक है, और इसके अंदर ये जो बाहर, जैसे ये भ्रूणकोश है ना, ये भ्रूणकोश है, पूरा वाला भ्रूणकोश है, और इसके बाहर की जो कौन सी कोशिका है, ये आधारिक कोशिका। अब ये आधारिक कोशिका इसे विभाजन करके 8 कोशिकाएं बनाता है, ठीक है, 8 कोशिकाएं बनाता है। और ये लास्ट वाली जो कोशिका, ये चोषण कोशिका, ठीक है। तो ये चोषण कोशिका भ्रूणकोश से बाहर निकलती है ना, बाहर निकलती है। और इस भ्रूणकोश के बाहर क्या पाई जाती है, भ्रूणकोश के बाहर जो अपन ने देखा था, बाहर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांडकाय, एक उत्तक पाया जाता है। उस उत्तक को क्या कहते हैं हम, बीजांडकाय उत्तक कहते हैं। जैसे ये बना दिए, ये क्या है, उत्तक है, ये उत्तक है, जिसे हम उत्तक का नाम, उसी उत्तक को क्या कहते हैं हम, बीजांडकाय कहते हैं। उस उत्तक को हम बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय क्या करता है, बीजांडकाय क्या करता है, इसे पोषण देने का काम करता है। अब इस पोषण को, ये क्या है, ये एक पोषण है, ये उत्तक है जो इसको न्यूट्रिशन देगा, है ना, पर देगा कौन, ये तो इसका काम है इसको देने का। लेकिन ये जो क्या है, चोषण कोशिका, ये इससे परागकोश से ये है ना, क्या है, इसको भ्रूणकोश से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद ये जो बीजांडकाय है, क्या है, बीजांडकाय, बीजांडकाय को क्या कहते हैं हम, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है, न्यूसेलस कहते हैं। ये न्यूसेलस क्या करेगा, इस चोषण कोशिका इस बीजांडकाय को चूस लेता है, ठीक है। इसे चूसने के बाद ये जो प्रोसेस चलती रहती है, जाएगा और ये कोशिका मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, जिससे इसे पोषण मिलता रहे। पोषण के बाद एक पुष्प का वो परागकण क्या करती है, इस चोषण को क्या करती है, चोषण इससे बीजांडकाय जो है, बीजांडकाय को चूस लेती है। चूसने के बाद ये सारा बीजांडकाय चूस लेती है, लेकिन बचा कुचा जो क्या है, बचा कचा जो बीजांडकाय होता है, बचा कुचा बीजांडकाय जो होता है, उसका क्या करती है, बीजांडकाय का, है ना, बचा कुचा बीजांडकाय बच जाता है, कभी कभी रह जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ठीक है, इसको सारे को चूस लेती है, लेकिन बाई चांस कोई सा भी रह जाता है, ठीक है, बीजांडकाय रह जाता है। तो उस बीजांडकाय को ये क्या करती है, इस बीजांडकाय को बच्चे कुछ सबको चूस लेती है। लेकिन कहीं पे जैसे कोई भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए इसको, तो ये बीजांडकाय जो है कभी कभी हल्का हल्का रह जाता है, जैसे परतें रह जाती है ना, तो उनको क्या कहेंगे हम, परिभ्रूणपोष, उस बीजांडकाय को हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है, इसे हम परिभ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है, परिभ्रूणकोश कहते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस होती है ये हो गई। अब हम देखते हैं भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका कहाँ से आएगी, भ्रूणीय कोशिका आधारिक कोशिका थी, आधारिक कोशिका को हम क्या कहेंगे, भ्रूणीय कोशिका। अब ये जो कोशिका है वो क्या करती है, वापस विभाजन करती है। वो कौन सा विभाजन करती है, अनुलंबीय विभाजन करती है। कौन सा विभाजन करती है, अनुलंबीय विभाजन, अनुलंबीय विभाजन करती है, अनुलंबीय विभाजन करती है। ये कौन सी थी, कोशिका थी, ठीक है, कोशिका थी। उसके बाद ये देखो, पहले बात, ये अनुलंबीय विभाजन करती है। ये कोशिका क्या है, भ्रूणीय कोशिका, ठीक है, इसका नाम क्या है, भ्रूणीय कोशिका, भ्रूणीय कोशिका।
अब ये भ्रूणीय कोशिका क्या करेगी, अनुलंबी विभाजन करेगी। ये कौन सी कोशिका थी, आधारिक कोशिका, जिससे तो ये प्रोसेस बनी। लेकिन ये कौन सी कोशिका है, ऊपर वाली भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। भ्रूणीय कोशिका विभाजन करती है, जैसे क्या है, 4 कोशिका का निर्माण करती है, 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। अनुलंबी विभाजन करती है, पहले 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिससे हम कहते हैं अध्याधार, ठीक है। अध्याधार कोशिका, या से लिख देते हैं, अध्याधार कोशिकाएं बनाती है। अध्याधार कोशिकाओं के बाद, अध्याधार के बाद इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अध्याधार कोशिकाएं है, अध्याधार कोशिकाएं कहेंगे। अब ये दूसरे नंबर पे क्या करती है, दूसरे नंबर पे वापस कोशिका बनाती है, अध्याधार के बाद वापस विभाजन करती है, तो ये 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो ये आधाधार होगी, और इसे हम आधारधार कहते हैं, ठीक है। आधारधार कोशिका कहेंगे। ये कौन सी, आधाधार कोशिकाएं, ये और ये है आधाधार कोशिकाएं। सबसे पहले देखते हैं, ये आधाधार कोशिकाएं जो है ये क्या करती है, वापस विभाजन करती है, विभाजन करते जाती है, विभाजन करते जाती है, विभाजन करते जाती है, तो ये प्रांकुर का निर्माण करती है। किसका निर्माण, ये आधाधार कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, प्रांकुर का निर्माण करती है, ठीक है। प्रांकुर का निर्माण करती है। प्रांकुर के बाद ये क्या करती है, प्रांकुर से प्रोहर का निर्माण करती है। प्रोहर के बाद ये कोशिका, प्रोहर के बाद कौन सा निर्माण करती है, जड़ तो नहीं, तना हो गया, पत्ती हो गई, फूल हो गई, इनका निर्माण कौन करता है, और हाँ, है ना, ये क्या करती है, अनुलंबी विभाजन। तू बंद कर दियो ना, कर चालू कर, कोई नहीं, बच्चे देख रहे हैं, तुम्हारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या है, सॉरी यार बच्चों ना, है ना, बहुत लंबी क्लास हो गई अब तो, ठीक है। ये आधाधार कोशिका क्या करती है, वापस विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद ये कोशिका क्या करती है, आधाधार कोशिका जो है विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद क्या बनाती है, प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर बनाती है। प्रांकुर बनाने के बाद ये वापस क्या करती है, प्रांकुर के बाद क्या करती है, प्रोहर का निर्माण करती है, वापस विभाजन करती है और प्रोहर, ठीक है, प्रोहर का निर्माण करती है, ठीक है। प्रोहर के बाद वापस विभाजन करती है, जिससे क्या होता है, तना का निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है, और पत्ती का निर्माण होता है, ठीक है। पत्ती हो गई, पुष्प हो गई, तना हो गया। इन जो ऊपरले पुष्प, जो मतलब पौधा जो होता है, उसके ऊपरले पार्ट होते हैं, जिससे क्या है, जाइलम और फ्लोएम देखे होंगे। तो इनका काम क्या होता है, तना होता है, पत्ती होती है, इनका डेवलपमेंट करना होता है। फिर ये आधाधार कोशिकाएं जो है ये क्या करती है, ये है ना, आधाधार कोशिकाएं क्या करती है, मूलांकुर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, मूलांकुर का, मूलांकुर का, ठीक है, मूलांकुर का निर्माण करती है। मूलांकुर के बाद ये जड़ का निर्माण करती है, जड़ का निर्माण करती है, मूल का निर्माण करती है ना। जो निचले पार्ट है, जो जमीन के अंदर होते हैं, उनका डेवलपमेंट कौन करती है, ये जड़ मूल करती है। अब हमारा जो ये टॉपिक है एम्ब्रियो, ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो क्या होता है, यानी एक बीजपत्री क्या होता है। एक बीजपत्री जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, प्रांकुर का निर्माण हुआ, प्रोहर का निर्माण हुआ, लेकिन ये एक बीजपत्री जो कोशिका भ्रूण है वो क्या करता है, विभाजन नहीं करता। विभाजन नहीं करता, फिर भी ये क्या करता है, मूलांकुर का निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है, और उसे क्या कहते हैं, स्टेकुलम कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टेकुलम कहते हैं, स्टेकुलम कहते हैं, ठीक है। ये विभाजन नहीं करती, लेकिन यही प्रोसेस बनाती है, ये इतनी सी प्रोसेस ही बनाती है, वो पीछे वाली जो प्रोसेस है वो नहीं करती है। जो मोनोकोट एम्ब्रियो जो है वो है ना, अनुलंबी विभाजन करती है, आधाधार कोशिकाएं, आधाधार ये सब बनाती है, इससे मूलांकुर, जड़ ये सब बनाती है। लेकिन ये क्या करती है, विभाजन नहीं करती है, वो डायरेक्ट बनाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेकुलम, स्टेकुलम कहते हैं, स्टेकुलम कहते हैं, ठीक है, स्टेकुलम कहते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो बीज होता है ना, बीज होता है, बीज होता है, बीज को सबसे पहले किसने, बीज होता है, बीज को सबसे पहले देखते हैं, बीज को बीज का जो अंकुरण होता है वो कहाँ, बीज सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, बीज जो होता है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर परिपक्व अंडाशय जो होगा, अंडाशय के अंदर बीज पाया जाता है। बीजांड जो होता है, बीज का निर्माण
करता है, परिपक्व होकर बीजांड बीज का निर्माण करता है, और एक अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंकुरण, बीज का जो अंकुरण होता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है। एक बेसिक नॉलेज के तौर पे देखें कि जो अंकुरण होता है बीजों में, वो सबसे, जैसे बोएंगे उसको, है ना, बोने के टाइम पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, उसको किसकी जरूरत पड़ती है, तो एक फास्फोरस की जरूरत ज्यादा पड़ती है ना। तो फास्फोरस की, किसकी, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं जो खेत होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर गेहूं, जौ, चना जो भी बोते हैं वो बो देते हैं, वो परिपक्व होने लगते हैं, परिपक्व, उनमें बीज आ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। जब उनका टाइम होता है निकलवाने का, जब उनको क्या है, उकाड़ने का, है ना, तो ये काम होता है उनका। तो जब उनको क्या जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, किस तत्व की जरूरत होती है, किस गैस की जरूरत होती है, तो वो एक नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब फसल खेतों के अंदर होती है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये सीड्स के अंदर अपन ने देखा। अब जो सीड्स होते हैं जिसका भंडारण होता है, जैसे भंडारण कहाँ होता है, जैसे बड़ी बड़ी मंडियां होती है, बड़े बड़े मार्केट होते हैं, है ना, तो उनके अंदर जो फसल, बीज जो होते हैं, बीज क्या, फल होते हैं, फसल होती है, फसल जैसे धान हो गया, मक्का हो गए, जो हो गए बीज, है ना, इनके चावल हो गए, मक्का, जो सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए इनको एक जगह पे रखा जाता है। तो इनका, जब इनको वापस मंडी से घर लेके आते हैं, जैसे बीज बोने के लिए, जैसे ही उनको लेके आएंगे तो उनको जो बारिश होती है, जब भी जैसे बीज है ना, उनको एक घर के अंदर रखते हैं। रखने के बाद उनके ऊपर नमी ना लगे, उनके ऊपर ज्यादा धूप ना पड़े, इस वजह से उनको सुरक्षा, या फिर उनके जो कीड़े हैं, जैसे तितली वो लगती है ना, एक जुए जैसी कीड़े लगते हैं उनके, है ना, तो कीटे जो होती है उनसे बचाव करने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है, उनको गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी किरणें, गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, गामा किरणें, है ना, फिर गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। अब हम अंकुरण देखते हैं। जब अंकुरण होता है तो कौन सा जो हार्मोन है वो उत्पन्न होता है। जैसे अंकुरण, जैसे बीज को बोएंगे तो उसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा, तो वो है जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। अब हम देखते हैं ये ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जैसे अपन ने कभी खेतों में गए होंगे, है ना, तुम खेतों में गए होंगे, या फिर तुम जैसे बाहर, अपने घर के बाहर जो पौधे होते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, सबके घर पे बाहर पौधे उगाए जाते हैं, है ना, कुछ कुछ को छोड़ के, है ना, तो वो पौधे जो होते हैं, जैसे सूर्य निकलेगा तो जिस तरफ सूर्य निकलेगा, एक चीज नोटिस करना, जिस तरफ सूर्य निकलेगा उस तरफ वो पौधे जो है मुड़ जाते हैं। वो क्यों मुड़ जाते हैं, कौन से हार्मोन की वजह से मुड़ जाते हैं, तो वो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो पौधा है वो सूर्य जैसे ही दिखेगा तो वो सूर्य की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा और सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा। जिस तरफ सूर्य होगा, जिस तरफ सूर्य की किरणें होगी, गामा किरणें, उस तरफ वो सूर्य जो, वो फूल जो है वो मुड़ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कौन सा हार्मोन, अब ये हार्मोन की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, है ना, जो फ्रूट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। जो फ्रूट्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रूट्स का निर्माण कहाँ होता है ना, फ्रूट्स का निर्माण कहाँ होता है। फ्रूट का निर्माण, जो अंडाशय होता है, जो परिपक्व अंडाशय होता है, उस अंडाशय का परिपक्व होने के बाद वो बीज का रूप ले लेता है, ठीक है, बीज का रूप ले लेता है। इतनी सी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसके बाद ये फ्रूट जो होता है ना, ये फ्रूट होते हैं। अब फ्रूट जो होते हैं जब परिपक्व होते हैं, है ना, परिपक्व होते हैं, जैसे परिपक्व होते हैं, जैसे फल एक तो प्राकृतिक रूप से, एक तो मतलब सूर्य की किरणों से प्राकृतिक रूप से वो क्या करता है, फल पक्वन करता है, उसका परिपक्व होता है ना। तो उस जगह पे उसको ना कौन सा तत्व है जो उसको प्रोटेक्शन देगा, जिससे वो जो फल है वो ऑटोमेटिक ही पक जाएगा। उस फल को पकाने का काम कौन सा तत्व करता है, तो वो तत्व है एथिलीन, ठीक है, एथीन, ठीक है। कौन सा है, C2H2 है, जिसका है एथिलीन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन तत्व, C2H2, ठीक है। तो एथीन,
ठीक है। एथीन जो तत्व है या फिर है ना तत्व है, ये C2H2 है ना, अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। जो C2H2 है वो इसको फूल, ये जो फल होता है यानी डेवलपमेंट फल जो होता है उसका परिपक्वन कौन करता है? C2H2 करता है। सबसे पहले देखें तो जो फल होता है उसको प्राकृतिक रूप से पकाने का काम कौन करता है? तो वो फल को पकाने का काम कौन करता है? C2H2। फिर हम देखते हैं जो फल होता है, अब कृत्रिम रूप से उस फल को पकाने का काम कौन करता है? C2H4, ठीक है, C2 है ना, C2H4 कौन करता है? C2H4 काम करता है उस फल को कृत्रिम रूप से पकाने का, यानी जब जैसे दवाएं छिड़क देते हैं है ना, उनको पकाने के लिए जल्दी होती है अपन को कभी कभी कि उन फल को ले लें, जल्दी पका लें, बिना मौसम के ही, जिस फल का मौसम होता है पकाने का, लेकिन वो फल उसे जल्दी पकाने का काम कौन करता है? C2H4 करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रू फ्रूट जो होता है वो कौन सा होता है? सत्य फल कौन सा होता है? ऐसा फल जिसके अंदर ओनली फॉर जो निषेचन होता है वो अंडाशय से होता है, उसे हम कहते हैं आम, ठीक है, उसे सत्य फल कहते हैं, सत्य फल या फिर ट्रू फल यानी सत्य फल कहते हैं, ठीक है, जिसका जो निषेचन है वो अंडाशय से होता है। उस फल के अंदर कौन सा फल आता है? आम आता है। फिर हम देखते हैं फाल्स या फिर आभासी फल, ठीक है, फाल्स यानी क्या होता है? असत्य फल, और स्पोरियस यानी क्या होता है? आभासी फल। आभासी फल कौन सा होता है? ऐसा फल जिसका जो निषेचन है वो अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है, ठीक है। पुष्पासन कहाँ होता है? जैसे है ये क्या है? एक वर्तिकाग्र, जैसे ये वर्तिका है, इसके ऊपर ये वर्तिका है और ये क्या है? वर्तिकाग्र, और यहाँ पे क्या होता है? अंडाशय होता है, और इसकी या इस जगह पे क्या होता है? पुष्पासन। तो इसका जो निषेचन है, इस फल का निषेचन इस अंडाशय से होता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्पोरिस फल, है ना, तो उसे आभासी फल कहते हैं। आभासी फल के अंदर आता है सेब, है ना। अब हम देखते हैं पार्थेनोकार्पिक कौन सा फल होता है? अनिषेक फल कौन सा होता है? जिसके अंदर निषेचन जो होता है वो नहीं होकर क्या होता है? वो फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर नर युग्मक होता है वो पर्जेंट होता है, लेकिन उसके अंदर निषेचन नहीं होता है। वे ऐसे जनन को क्या कहते हैं हम? ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं हम? अनिषेक जनन, ठीक है। जनन नहीं हो पाता, उसके अंदर निषेचन नहीं हो पाता, लेकिन नर युग्मक जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं एम्पोमिक्सिस यानी असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? ऐसा यानी इसका क्या है? एपोमिक्सिस। एपो यानी क्या होता है? बिना, और मिक्सिस यानी क्या होता है? जनन, है ना। तो इसके अंदर तो अपन ने क्या देखा था? ऐसा नर युग्मक भी होता है उसके अंदर, लेकिन निषेचन नहीं होता। अब इसके अंदर देखते हैं ऐसा जनन जिसके अंदर बिना निषेचन यानी बिना जनन के ही फल का निर्माण होता है, ठीक है, बिना जनन के ही फल का निर्माण होता है। ऐसे जनन को क्या कहते हैं हम? है ना, ऐसे जनन को क्या कहते हैं? जिसके अंदर जो नर जनन जो होता है वो तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो नर गेमेट होता है, नर गेमेट वो प्रेजेंट ही नहीं रहता, फिर भी जनन होता है। ऐसे जनन को हम असंग जनन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर नर युग्मक जो है प्रेजेंट नहीं रहता फिर भी जनन होता है, ऐसे जनन को हम असंग जनन कहते हैं। और अब देखते पोली एम्ब्रियोली। पोली यानी क्या होता है? बहुत सारे, और एम्ब्रियो यानी क्या होता है? भ्रूण होता है। तो बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे, एक फल है ना, एक बीज है जिससे बहुत सारे भ्रूण का निर्माण होता है, बीजों का निर्माण नहीं होता, बहुत सारे क्या होता है? फल का, वो जो क्या है? फल यानी भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण होता है। एक बीज से बहुत सारे बीजों भ्रूण जो है उसका निर्माण होता है, उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। अब हम देखते हैं ये जो तीनों फल देखिए, अपन ने ट्रू फल देखे, फाल्स फल देखे, पार्थेनोकार्पिक फल देखे, है ना। तो इस पार्थेनोकार्पिक का जो उदाहरण है वो केला है। जैसे एक तौर पे समझे, या पार्थेनोकार्पिक जो क्या है? जनन है ना, वो जनन कैसे होता है? जैसे ये क्या है? ये पूरा पौधा है, ठीक है, ये पौधा है जिसके अंदर ये क्या? स्त्री केसर, पूरा स्त्री केसर है, स्त्री केसर। अब जैसे ही इसका जो निषेचन, एक का निषेचन यहाँ हुआ, एक का निषेचन अंडाशय में हुआ, लेकिन ये जो पार्थेनोकार्पिक है इसका निषेचन कहाँ होता है? जैसे इस पौधे को यानी इस वर्तिकाग्र, इस अंडाशय को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे केले को देखा होगा तो वो उल्टा लटका हुआ होता है, इस तरह लटका हुआ होता है। तो वो जो अंडाशय है, वो अंडाशय का जो बीजांड है, वो बीजांड जो है वर्तिकाग्र पे चला जाता है। वर्तिकाग्र पे जाने के बाद वो क्या करता है? और वो परागकण आता है। जैसे ही परागकण आता है और वो बीजांड जो है परिवर्तिकाग्र पे चला जाता है, तो वो दोनों का निषेचन एक साथ हो जाता है। तो ऐसे जनन को हम पार्थेनोकार्पिक जनन भी कहते हैं, ठीक है, अनिषेक जनन भी कहते हैं, जिसके अंदर नर गेमेट तो प्रेजेंट होता है लेकिन जनन नहीं होता है। ऐसे जनन को हम
पार्थेनोकार्पिक या फिर अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तीसरा चैप्टर है मानव जनन। ठीक है।